आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकी एवं विविधता। आनुवंशिकी और विविधता में हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में, कि मेंडल के नियम कौन कौन से थे और उन्होंने क्या क्या मैंने कौन किस पौधे का उपयोग किया, और मेंडल के कौन कौन से 3 नियम दिए थे उन्होंने। एक दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया था युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, और तीसरा कौन सा था, स्वतंत्र अवयवों का नियम। तो उसमें प्रभाविता का नियम क्या था कि यदि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अब हेट्रोजाइगस कंडीशन किसे कहेंगे कि यदि जीन जो है वो असमान है, दोनों एलील किसी भी लक्षण के जीन समान ना होकर असमान है। जैसे लंबाई का हम लिए थे, लंबापन और बौनेपन का ये शुद्ध प्रभावी था और ये शुद्ध अप्रभावी था, तो अगली पीढ़ी में कैसा गया था, अगली पीढ़ी में सारे के सारे संकर थे, मतलब एक प्रभावी और एक अप्रभावी था। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि यदि दोनों एलील असमान हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, तो एक एलील जो है या प्रभावी एलील अपना लक्षण पूरी तरह से प्रभाव दिखाता है और दूसरे को दबा देता है। मतलब एक लक्षण उभर कर आता है और दूसरा जो है वो दब जाता है। ये प्रभाविता का नियम था। मेंडल ने कहा था कि एक लक्षण अपना पूर्ण प्रभाव दर्शाता है और दूसरा जो है वो अप्रभावित रह जाता है। तो ये प्रभाविता का नियम था। लेकिन प्रभाविता का नियम सभी जीवों में समान रूप से लागू नहीं होता। कुछ लक्षण ऐसे भी वंशागत होते हैं जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इसके प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करते, और मतलब प्रभावी लक्षण अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दर्शा पाते, तो उनको कहेंगे हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। उस तरह की वंशागति को क्या कहेंगे, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। उनमें एक आता है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा आता है सहप्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता के बारे में हम पहले अच्छे विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट नाम से जाहिर है कि अपूर्ण प्रभावी, मतलब पूर्ण रूप से कोई भी जीन प्रभावी नहीं हो पाता। दोनों जीन जो है वो क्या करते हैं, मिक्सिंग हो जाती है आपस में, और दोनों जीन जो है अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं दिखा पाते हैं। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। मतलब यदि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन कब प्राप्त होगा, जब हम दो शुद्ध पौधों को लिए, प्रथम पीढ़ी में जनक के रूप में हम दो शुद्ध पौधे को, मान लीजिए दो लंबे पौधे को लिए और दो शुद्ध बौने पौधे को लिए, तो प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त होंगे, सारे के सारे संकर पौधे प्राप्त होंगे। प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त होंगे, सारे के सारे संकर लंबे प्राप्त हुए थे मेंडल के नियम के अनुसार। तो अब अपूर्ण प्रभाविता में हम यह समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि मिराबिलिस जलापा। उदाहरण का नाम आप लिख लीजिए, मिराबिलिस जलापा में दिखाया जाता है, मिराबिलिस जलापा। और दूसरा है एंटीराइनम मेजस, लिख लीजिए इसको, एंटीराइनम मेजस। इसमें क्या दिखाई पड़ता है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आ सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल बताइए। 4 विकल्प आपको दे रहेंगे, एक छांटना होगा, तो आपको ये याद करना चाहिए, एंटीराइनम मेजस और मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा को क्या कहते हैं, 4 o'clock के नाम से आप देखे होंगे, जानते होंगे। आसपास में ये सामान्य सा पौधा है जो 4 बजे करीब उसके फ्लावर खिलते हैं और सूर्य के निकलते ही वो मुरझा जाते हैं। तो ये मिराबिलिस जलापा, जिस 4 o'clock जिसे कहते हैं, उसमें दिखाई पड़ता है अपूर्ण प्रभाविता। और एंटीराइनम मेजस या स्नैपड्रैगन जिसको कहा जाता है, एंटीराइनम मेजस या स्नैपड्रैगन कहा जाता है, इनमें स्पष्ट रूप से अपूर्ण प्रभाविता का अध्ययन किया जा सकता है। तो मिराबिलिस जलापा का 2 प्रकार के फ्लावर, फूल के रंग पर अपूर्ण प्रभाविता का अध्ययन किया गया। फूल का रंग इसमें 2 प्रकार के थे, एक लाल रंग के फूल पुष्प पैदा होते थे, लाल या रेड फ्लावर, और जो कि पूर्ण रूप से प्रभावी था इस तरह से। ये जनक हो गया या पैरेंट पीढ़ी है, लाल रंग के फ्लावर। और दूसरे प्रकार के पौधे मिलते थे सफेद पुष्प वाले, दूसरे पुष्प थे सफेद यानी कि वाइट फ्लावर वाले, ठीक है। तो इनको इस तरह से संकेत दिया जाता था स्मॉल आर, ठीक है, इनको संकेत दिया जाता है स्मॉल आर। और लाल पुष्प खिलने वाले पौधों में जीन का संकेत या जीनोटाइप कैसा रहता था, कैपिटल आर। अब इसमें बनने वाले गैमेट्स कैसे होंगे, इस तरह से बना लीजिए गैमेट्स, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसमें कैसे गैमेट बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। देखते हैं अब इसमें पहली पीढ़ी में किस तरह की संतान प्राप्त होती है, कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सारे के सारे कैसे प्राप्त होने चाहिए? लाल प्राप्त होने चाहिए। प्रभाविता के नियम के आधार पे क्या होना चाहिए कि यदि एक कैपिटल आर है यानी एक प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन है, तो इसमें पहली पीढ़ी में इस तरह से यदि हेट्रोजाइगस कंडीशन प्राप्त हो रहा है या विषम जीनी स्थिति प्राप्त हो रही है, तो एक जीन पूर्ण रूप से प्रभावी होना चाहिए और इसका लक्षण दिखाई देना चाहिए। लेकिन इस F1 जनरेशन में पूरा तरह से लाल ना होकर, पूरी तरह से लाल रंग का गुण प्रभावी ना होकर ये किस तरह के पुष्प प्राप्त हुए? सारे के सारे गुलाबी। अब गुलाबी कहाँ से आया? गुलाबी पुष्प कैसे आया? सफेद और लाल के दोनों के जीन आपस में मिक्स हो गए। सफेद और लाल के जीन है ना, दोनों के जो लक्षण निर्धारित करने वाले जीन थे, ये सारे के सारे कैसे हो गए? आपस में मिक्स हो गए और हमको किस तरह का पौधा प्राप्त हुआ? सारा का सारा गुलाबी पौधा प्राप्त हुआ। तो यह अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है कि एक जीन, इनमें से दोनों में से कोई भी जीन अपना पूर्ण प्रभाव, ना तो लाल रंग वाला प्रभाव दर्शा पा रहा है और सफेद रंग तो ऐसे भी अप्रभावी है, तो ना तो लाल का गुण दिखाई पड़ रहा है ना सफेद का गुण दिखाई पड़ रहा है, बल्कि दोनों के बीच का एक कोई रंग स्पष्ट रूप से हमको मिलता है। तो यह किसका उदाहरण हो गया? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, मतलब इसमें अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है कि दोनों जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में जो प्रथम पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए, उनको यदि हम आपस में स्वपरागण कराएं, इस तरह से F1 जनरेशन का पौधा को यदि हम आपस में स्वपरागण कराएं, तो किस तरह के पौधे हमको अगली पीढ़ी में प्राप्त होंगे वो देखते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, 4 तरह के गैमेट्स बन गए। अब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो कैसे बनेंगे? देखिए, अगली पीढ़ी में F2 जनरेशन में क्या प्राप्त होगा हमको? F2 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ देखिए कैपिटल आर अच्छे से, ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर और लास्ट क्या? दोनों स्मॉल आर। तो किस तरह के पौधे प्राप्त होते थे? मेंडेलियन प्रभाविता के नियम के आधार पर कैसे होना चाहिए था? इसको लाल होना चाहिए था, है ना, तो ये लाल हो गया। इनको क्या होना चाहिए था? इनको भी संकर लाल होना चाहिए था, लेकिन क्या प्राप्त हुए हमको? गुलाबी प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? ये भी गुलाबी प्राप्त हुए और ये कैसा हो गया? सफेद हो गया। तो अगली पीढ़ी में जो प्राप्त हुए पौधे अपूर्ण प्रभाविता के फलस्वरूप जो पौधे यहाँ प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए थे, 2 लाल और सफेद को क्रॉस करने के बाद प्रथम पीढ़ी में जो गुलाबी प्राप्त हुए थे, उनका स्वपरागण कराया गया। तो क्या किस प्रकार के पौधे हमको प्राप्त हुए F2 जनरेशन में? ये F2 जनरेशन में किस तरह के पौधे प्राप्त हुए हमको? एक लाल, अनुपात देखिए 1:2, गुलाबी कितने प्राप्त हुए? 2:2 और सफेद कितना प्राप्त हुआ? 1। तो इसका जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? दोनों के जीनोटाइप का अनुपात कैसा होगा? 1:2:1। अब इसके फलस्वरूप दिखने वाले लक्षण को हम कहते हैं फिनोटाइप। तो अब बताइए इसमें फिनोटाइप का अनुपात कैसा होना चाहिए? मेंडल के नियम के अनुसार तो ये सारे के सारे 3 लाल प्राप्त होने चाहिए थे। फिनोटाइप लक्षण तीनों लाल होने चाहिए थे और 1 सफेद होना चाहिए था अगली पीढ़ी में, लेकिन यहाँ पर कैसा प्राप्त हुआ है फिनोटाइप? 1 लाल 2 गुलाबी और 1 सफेद प्राप्त हुआ है। 1 लाल 2 गुलाबी और 1 सफेद प्राप्त हुआ है। 1:2:1 प्राप्त हुआ है। तो ये किसके कारण हुआ? अपूर्ण प्रभाविता के कारण। तो इसमें आप कई बार पूछता है कि यदि इस तरह से पौधों को क्रॉस कराया जाए और अपूर्ण प्रभाविता दिखा रहे तो उसमें अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप का अनुपात कैसा होगा? तो मेंडल के नियम के अनुसार तो जीनोटाइप का अनुपात प्रथम पीढ़ी में कैसा था? सब एक जैसा था और द्वितीय पीढ़ी में जीनोटाइप 1:2:1 होता था। और अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या हो रहा है? जीनोटाइप कैसा हो रहा है? 1:2:1
2:1, मतलब जीन की स्थिति कैसी है, एक शुद्ध है, शुद्ध लाल है, दो जो है वो गुलाबी हैं और एक सफेद है। ये है जीन की स्थिति है। अब फिनोटाइप कैसा है, फिनोटाइप अर्थात जो दिखाई देने वाला लक्षण है, फिनोटाइप भी सेम है, एक लाल दिखाई दे रहा है, दो गुलाबी दिखाई दे रहा है और एक सफेद दिखाई दे रहा है। तो जीनोटाइप भी सेम है, फिनोटाइप भी सेम है, लेकिन मेंडल के प्रभाविता के नियम में क्या होता था, लंबे और बौने पौधे को कराते थे तो 3 बाहर से लंबे दिखाई पड़ते थे, है ना, और एक बौना दिखाई पड़ता था। फिनोटाइप अनुपात उसमें कैसा था, फिनोटाइप अनुपात 3:1 था मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप का अनुपात भी सेम है और जीनोटाइप का अनुपात सेम है। किसके आधार पर, अपूर्ण प्रभाविता में। तो ये हो गया ये एग्जाम्पल, आप अपूर्ण प्रभाविता के लिए याद कर लीजिएगा, मिराबिलिस जलापा और एंटीराइनल मेजस, है ना। तो इनमें जीनोटाइप का अनुपात अक्सर पूछता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात क्या है, तो अपूर्ण प्रभाविता का एक तो एग्जाम्पल और जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात अच्छे से याद कर लीजिए। ये हो गया अपूर्ण प्रभाविता। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और है सह प्रभाविता, जो कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को दिखाता है, मतलब मेंडल के नियमों का अपवाद है, विचलन है, उससे अलग दिखाई पड़ता है, तो वो है सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता क्या है ये मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, अब देखते हैं सह प्रभाविता में किस तरह का लक्षण प्राप्त होता है। अपूर्ण प्रभाविता पढ़ लिए, अब हम आते हैं सह प्रभाविता। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंडल के नियमों का अपवाद या विचलन पढ़ रहे हैं। मेंडल का नियम, कौन से नियम का विचलन पढ़ रहे हैं, प्रभाविता के नियम का विचलन पढ़ रहे हैं। तो एक पहला पढ़ लिया अपूर्ण प्रभाविता, अब पढ़ रहे हैं हम सह प्रभाविता। सह नाम से ही जाहिर है कि साथ साथ, अपूर्ण मतलब आधा प्रभावी, अब इसमें सह प्रभावी माने दोनों लक्षण कैसे होंगे, साथ साथ अगली पीढ़ी में जाएंगे और अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपना लक्षण दिखाएंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है कि पशुओं में त्वचा के रंग को लेकर हम करते हैं, पशुओं में त्वचा के रंग को लेकर करेंगे, जैसे कि कुछ पशु जो होते हैं वो लाल भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं, उनको हम जीनोटाइप, लाल भूरे पशुओं को जीनोटाइप कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर। उसी तरह से सफ़ेद, आप गाय देखे होंगे लाल रंग की, लाल गाय उसे कहेंगे, लाल भूरा टाइप का जो दिखाई पड़ता है उसको लाल, और सफ़ेद गाय आप देखे होंगे उसका जीनोटाइप हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल से, क्योंकि सफ़ेद रंग अप्रभावी होता है और लाल रंग प्रभावी होता है। तो अब मेंडल के नियम के अनुसार इसमें तो वैसे ही प्राप्त होना चाहिए 1:2:1, माने 3:1 फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:2:1, लेकिन यहाँ पर अब कैसा प्राप्त है वो देख रहे हैं। देखिए इसमें आप गैमेट्स बना लीजिए पहले इस तरह से, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब इसमें भी गैमेट्स किस तरह से बनेंगे, सेम उसी तरह से बनेंगे जैसे उसमें लाल फूल और सफ़ेद फूल में बना था, इसकी क्रॉसिंग कराएंगे। ये क्या होंगे, पेरेंट या जनक। अब आगे की ओर आएंगे, इनका क्रॉस कराते इस तरह से, तो दोनों सेम सेम पौधे प्राप्त होंगे। ये सारे के सारे पौधे होती जंतु प्राप्त होंगे इस तरह से। ये यहाँ देखते हैं कि लाल रंग की गाय और सफ़ेद रंग की गाय के बीच में यदि क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में लाल रंग का प्राप्त न होकर यहाँ पर किस तरह का प्राप्त होता है, सारे के सारे हमको किस तरह के पौधे प्राप्त होते हैं प्रथम पीढ़ी में, ये रोन कहा जाएगा इसको या चितकबरा, ठीक है। मतलब कैसे दिखाई पड़ेंगे पशु, कुछ स्किन जो है सफ़ेद दिखाई पड़ेगा और उसमें कुछ स्किन लाल रंग का या भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का दिखाई पड़ेगा। तो उससे पशु कैसे प्राप्त होंगे, चितकबरा प्रकार का पशु प्राप्त होगा, है ना। मतलब सारे के सारे पहले F1 जनरेशन में चितकबरे प्राप्त हुए। और ये क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि दोनों ही लक्षणों के जीन अगली पीढ़ी में समान रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित किए, चाहे वो प्रभावी गुण जीन हो चाहे वो अप्रभावी जीन हो, दोनों ही अपना लक्षण जो है वो
समान रूप से प्रदर्शित किए। कोई किसी भी जीन का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो मिक्सिंग हुई और ना ही कोई रिसेसिव हुआ, ना ही किसी के कारण किसी गुण का माने प्रदर्शन अधिक हुआ ना कम हुआ, बल्कि दोनों ही जीन जो है वो सह प्रभाविता एक साथ अगली पीढ़ी में समान रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित किए, जिसके फलस्वरूप पशुएं कैसी प्राप्त हुई? चितकबरी, ठीक है, या रोन वेराइटी जिसको कहा जाता है, ये प्राप्त हुई। अब इन्हीं दो रोन वेराइटीज का यदि हम स्वपरागण कराएं, इनको माने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाए, इस तरह से क्रॉस कराया जाए इनका, है ना, ये F1 जनरेशन के पौधे हैं, इनको पेरेंट बनाकर यदि क्रॉस कराया जाए तो कैसे जनक प्राप्त होंगे अगली पीढ़ी में, देखते हैं। ऐसे बना लीजिए गैमेट्स, ये कैपिटल R स्मॉल r। अब इसी तरह से जैसे मेंडल के प्रभाविता के नियम में बने थे, इस तरह से कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, सॉरी ये स्मॉल r कैपिटल R, और ये है स्मॉल r स्मॉल r। ये किस तरह के पहला पौधा पहला पशु कैसा होगा? लाल त्वचा वाला होगा, ठीक है, और इसमें कैसे होंगे ये दोनों रोन, ये रेड होगा, ये रोन, रोन माने चितकबरी, ये भी रोन, और ये कैसा होगा? वाइट, सफेद। तो कितने जंतु कैसे प्राप्त हुए अगली पीढ़ी में? F2 जनरेशन में कैसे जंतु प्राप्त हुए? एक लाल, और रोन कितने प्राप्त हुए? 2 रोन प्राप्त हुए, और व्हाइट कितने प्राप्त हुए? 1। तो इसमें भी जीनोटाइप का अनुपात कैसा प्राप्त हुआ? 1:2:1। और फिनोटाइप कैसा है? फिनोटाइप मतलब दिखने वाले लक्षण, लाल से ये तो अलग ही है और ये अलग है ना। और जैसे उसमें मेंडेलियन नियम में क्या था कि संकर लंबे थे लेकिन गुण तो लंबा दिखाई पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है? एकदम अलग दिख रहा है। किससे अलग दिख रहा है? लाल से और सफेद से। तो ये दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों के गुण यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अपूर्ण प्रभाविता में क्या था? दोनों में मिक्सिंग हो गई थी और गुलाबी रंग का पुष्प प्राप्त हुआ था। यहाँ पर दोनों के जीन में मिक्सिंग नहीं हुई है, बल्कि दोनों ही जीन अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं, और इस तरह से चितकबरा गाय जो है वो हमको अगली पीढ़ी में प्राप्त होता है। तो ये किसके कारण हो रहा है? सह प्रभाविता के कारण। मतलब ये मेंडेलियन के नियम को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो वो अगली पीढ़ी में पूर्ण रूप से माने एक गुण जो है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता, बल्कि दोनों गुण जो है वो दोनों ही लक्षण के जीन प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो अपना प्रभाव समान रूप से दर्शाते हैं, और उसके फलस्वरूप जीनोटाइप हमको क्या प्राप्त हो रहा है? अपूर्ण सह प्रभाविता में जीनोटाइप, जीनोटाइप लिख लीजिए। जीनोटाइप मतलब जीन का अनुपात, जीनिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहलाएगा? जीनिक अनुपात 1:2:1। और फिनोटाइप कैसा प्राप्त होगा? दिखने वाला लक्षण भी कैसा प्राप्त हो रहा है? इसमें दिखने वाला लक्षण भी 1:2:1, 1:2:1। जैसा जीन है वैसा ही लक्षण भी अलग से दिखाई पड़ रहा है इसमें, है ना। लेकिन मेंडेलियन नियम में क्या होता था कि 3 जो होते थे इनका फिनोटाइप एक जैसा रहता था देखने में बाहर से लक्षण, और एक अलग दिखता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जीनोटाइप भी सेम है और फिनोटाइप भी सेम है। तो ऐसे ही सह प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता में भी मिलता है, और जैसा वैसा ही सह प्रभाविता में। बस अंतर क्या है? उसमें दोनों कलर की मिक्सिंग हो जाती थी, और यहाँ पर दोनों जीन की मिक्सिंग ना होकर दोनों अपना अपना प्रभाव अलग दर्शा रहे हैं। तो एक तो अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में अंतर बन सकता है प्रश्न, और दोनों के जीनोटाइप फिनोटाइप को पूछा जा सकता है, और या फिर दोनों का उदाहरण सहित आप समझाइए। तो आप एक एक उदाहरण लेकर समझा सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में आप मिराबिलिस जलापा एंटीराइनम मेजर्स को ले सकते हैं, और इसमें आप गाय का उदाहरण या केटल का उदाहरण लेकर आप समझा सकते हैं। तो ये हो गया अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। आगे हम पढ़ेंगे कि और मेंडल के नियमों का और विचलन किस किस प्रकार का दिखाई पड़ता है, वो आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
अब आते हैं मेंडल के कुछ और नियमों के अपवाद के रूप में हम देखेंगे। पहला देखे थे अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा देखे थे सह प्रभाविता, और तीसरा देखेंगे बहुविकल्पता, और चौथा है बहुजीवी। तो हम दो पढ़ चुके हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता पढ़ चुके हैं। बहुविकल्पता, बहुविकल्पता मतलब मल्टीपल एलिज्म। नाम से ही जाहिर है कि बहु मतलब एक ही गुण को कई, एक ही लक्षण को, एक ही गुण को दो से अधिक जीन, यदि एक ही लक्षण को दो से अधिक जीन प्रभावी कर रहे हैं, लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बहुविकल्पता। क्या कहलाएगा? वो बहुविकल्पता। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मनुष्य में रक्त समूह को ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स। इसमें कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इनका जीनोटाइप कैसा होगा? इनको हम आई सिंबल प्रदर्शित करते हैं। चाहे ब्लड ग्रुप कैसा भी हो, उसमें सबका सिंबल कैसा प्रदर्शित करेंगे? चारों के चारों एक ही प्रकार के लेटर का यूज करेंगे, एक ही सिंबल यूज करेंगे, आई ए। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसका सिंबल क्या होगा? आई ए। दोनों प्रभावी जीन है। एक बात और याद रखने वाली है कि ए और बी जो है ओ पर प्रभावी होते हैं, तो ए और बी ओ पर प्रभावी है, तो प्रभावी जीन ए बी है और ओ जो है वो अप्रभावी है। तो ये ए कब बनेगा? ए की स्थिति कब बनेगी? जब उसमें या तो दोनों ए हो, दोनों प्रभावी जीन हो, या फिर एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन हो। तो आई ए दो जीन उपस्थित है, दो प्रभावी जीन है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? आई ए होगा। और यदि आई ए और आई जीरो उपस्थित है, आई ओ उपस्थित है, तो एक प्रभावी है, ए प्रभावी है ओ पर, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। उसी तरह से आई बी में हम देखते हैं कि दोनों ब्लड ग्रुप कैसे होंगे? दोनों प्रभावी हैं, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी होगा। उसी तरह से इसमें हम देखेंगे कि एक बी का जीन प्रभावी है और एक और है, तो कैसा बनेगा? ब्लड ग्रुप बी होगा। ए बी में कैसा होगा? दोनों ही लक्षण जो है वो समान रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। आई ए है, दोनों के जीन होंगे तभी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी होगा। तो ये सह प्रभाविता को भी दर्शाते हैं कि दोनों जीन समान रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल एलिज्म या बहुविकल्पता का भी उदाहरण है और सह प्रभाविता का भी उदाहरण है। तो आई ए और आई बी जो है वो क्या है? दोनों अपना लक्षण समान रूप से, दोनों प्रकार के एंटीजन इनमें पाए जाएंगे। तो आई ए और आई बी का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? आई ए बी ब्लड ग्रुप वाला मनुष्य होगा। यदि दोनों ही उसमें अप्रभावी जीन उपस्थित है, आई जीरो या आई ओ है, तो तब ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ओ होगा। और देखिए याद रखने वाली बात है कि जब तक अप्रभावी जीन के दो एलील उपस्थित नहीं होंगे, तब तक उसका लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। जैसे हम बौनेपन में भी देखते थे, लंबेपन और बौनेपन में जब तक बौनापन दो नहीं होगा तब तक उसका लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। ये बौनापन का स्मॉल टी जो है कैपिटल टी के साथ होता था, तो कभी भी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता था। तो वैसे ही आई जीरो जो है वो इनके साथ में है तो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, और ये जो प्रभावी जीन है वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप के लिए है कि ये अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाते दोनों के दोनों जीन, इसीलिए ये कैसा हो गया? ये दोनों अप्रभावी, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो इस तरह से एक जीन रक्त समूह अर्थात एक गुण को प्रदर्शित करने के लिए कितने जीनोटाइप हो रहे हैं? 6 जीनोटाइप हो रहे हैं। और कितने जीन मिलकर प्रभावित कर रहे हैं? कितने जीन विकल्पी हैं? ए बी और आई ओ, आई ए आई बी और आई ओ। तो इसको क्या कहेंगे? दो से अधिक विकल्प, बहुविकल्पी, दो से अधिक विकल्पी जीन जो है वो एक गुण को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बहुविकल्पता या मल्टीपल एलिज्म। ठीक है। इसके बाद आते हैं मल्टीपल एलिज्म के अलावा एक और है बहुजीनी। बहुजीनी वंशागति किसे कहेंगे? बहुजीनी नाम से ही जाहिर है कि बहुत सारे जीन जो हैं मिलकर दो या दो से अधिक, फ्यू माने इसमें फ्यू माने कुछ होते थे मल्टीपल एलिज्म में कुछ, लेकिन इसमें क्या है? कुछ से ज़्यादा, बहुत अधिक जीन जो है वो एक ही गुण को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? बहुत जीन एक गुण को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये बहुजीनी वंशागति कहलाएगा। मेंडल के नियम का ये भी एक अपवाद है
कि एक गुण को 2 से अधिक जीन प्रभावित कर रहे हैं या बहुत सारे जीन प्रभावित कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा बहुजीनी वंशागति। ये किस पर पाया जाता है? मनुष्यों में त्वचा के रंग पर पाया जाता है। मनुष्यों में त्वचा के रंग 3 जीन के द्वारा निर्धारित होता है, ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, है ना। तो ये 3 जीन जो है प्रभावी हैं डार्क कलर के लिए, और 3 जीन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी लाइट कलर के लिए अप्रभावी हैं, है ना। लाइट कलर प्रदर्शित करते हैं यदि तीनों अप्रभावी जीन है तो, और तीनों प्रभावी जीन है तो ये डार्क कलर प्रदर्शित करते हैं। तो ये मनुष्यों में त्वचा के रंग आपने देखे होंगे कि किसी का एकदम डार्क है, किसी का गेहुआ है, किसी का और उससे हल्का है, किसी का उससे हल्का है। कई शेड्स आपको कलर के कई शेड्स आपको मनुष्यों के रंग में दिखाई पड़ेंगे। तो वो त्वचा का रंग किस पर निर्धारित होता है? पॉलीजीनी इनहेरिटेंस के आधार पर होता है। इनमें एक से अधिक जीन जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में उपस्थित रहकर त्वचा के रंग को निर्धारित करते हैं, तो वो कहलाएगा बहुजीनी वंशागति या मेंडेलियन इनहेरिटेंस का, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल कहलाएगा। तो इसमें यदि त्वचा इसकी मात्रा पर निर्भर करता है, जीन की मात्रा पर, जितनी अधिक मात्रा में प्रभावी जीन उपस्थित होंगे, कैपिटल जीन्स उपस्थित होंगे, उतना ही उस मनुष्य का रंग कैसा होगा? काला होगा। और यदि जितने ही अप्रभावी जीनों की संख्या अधिक होगी तो उसका रंग कैसा होगा? सफेद होगा, एल्बिनो जैसा दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से सबसे प्रभावी में जीनोटाइप कैसा होगा? ए, बी और सी दोनों प्रभावी जीन उपस्थित होंगे। और अप्रभावी सबसे सफेद रंग का जीनोटाइप कैसा होगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और बीच में जो जितने होंगे इनके फलस्वरूप 64 प्रकार के शेड्स स्पष्ट रूप से मिलते हैं, है ना। 64 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, आप करके देखेंगे तो इससे कितने जीनोटाइप बनेंगे? 64 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बहुजीनी या बहुजीनी वंशागति, बहुविकल्पता, सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। मुझे लग रहा है इतने में तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। यह है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है। थैंक यू।